हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास नाइन्थ सिविक्स की। अभी हम सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1, जिसमें हमने कल डिस्कस करा था सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और कुछ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, जिसमें हमने बताया था इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ आर्टिकल 15। इसमें ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमने पहले भी बताया हुआ है। दिस चार्ट यू हैव टू लर्न दिस चार्ट, यू हैव टू नो ईच एंड एवरी आर्टिकल। हर एक आर्टिकल का, जैसे आर्टिकल 14 है तो हर एक आर्टिकल का एक एक कीवर्ड लर्न कर लो। तो कीवर्ड पता होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, आर्टिकल 14 इज़ टॉकिंग अबाउट द इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 इज़ टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, Article 16 is talking about the opportunity. Here is the keyword is opportunity, equality of opportunity. Article 17 is untouchability. Article 18 titles. Similarly, सारे एक आर्टिकल का कीवर्ड याद करना ज़रूरी है। एक बार हम बता ही देते हैं। आर्टिकल 19 में हमने डिस्कस भी करा था कि बहुत सारे फ्रीडम दी गई हैं, 6 टाइप्स की फ्रीडम दी गई है। तो उसमें मेन याद रखना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, ऐसे कीवर्ड बना सकते हो। स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट, सेटलमेंट, प्रोफेशन, तो ये सारे इसके कीवर्ड्स थे। फिर आज हमें डिस्कस करना है आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 22, 23, 24। आज हम ये 5 आर्टिकल ही डिस्कस करेंगे। तो 20 का जैसे हम देख सकते हैं कि इट इज़ राइट अगेंस्ट कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब होता है अरेस्ट। अगर कभी आपको कोई अरेस्ट कर रहा है या आपको जेल हो रही है या किसी भी रीज़न से पुलिस ने आपको पकड़ लिया है, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स दिए गए हैं, तो दैट इज़ राइट अगेंस्ट कन्विक्शन। तो कन्विक्शन इज़ द कीवर्ड। देन आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसी में एक अमेंडमेंट करा गया था और इसमें राइट टू प्राइवेसी भी ऐड करा गया है, और एक राइट टू एजुकेशन भी इसी में बाद में अमेंडमेंट करा गया था, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 21A, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। इसके बाद 22 क्या है, इट इज़ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे 20 और 22 में कन्फ्यूजन हो सकता है। 22 इज़ टॉकिंग अबाउट द कन्विक्शन, जब आपको जेल हो गई हो, अरेस्ट हो गए हो, तो उस केस में क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या प्रोटेक्शंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को। लेकिन यहाँ पे बात करी गई है कि जब आपको अरेस्ट किया जा रहा होगा, और एक केस देखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन का। ऑर्डिनरी केसेस में क्या राइट्स होते हैं, दोनों केस देखेंगे, ऑर्डिनरी में और प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो दोनों चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे कीवर्ड 22 के लिए अरेस्ट एंड डिटेंशन, डिटेंशन भी कौन सा, प्रिवेंटिव डिटेंशन। फिर आर्टिकल 23 इज़ टॉकिंग अबाउट द प्रोहिबिशन। यहाँ पे एक आर्टिकल 23 और 24 के लिए एक स्पेसिफिकली कीवर्ड है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये तो मेजर क्लासिफिकेशन दिए हैं। इन मेजर क्लासिफिकेशन के ये कंपोनेंट्स याद रखने हैं। जैसे राइट टू इक्वलिटी के ये 6-7 कंपोनेंट हैं, 14, 15, 16, 17, 18 तक। फिर 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम है। तो ऐसे ये फिर सब डिविजन्स भी याद रखने हैं। ओके, एक एक करके जल्दी से आज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले कल हमने डिस्कस करा था आर्टिकल 19, जिसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। जैसे आर्टिकल 19 में कई तरीके की फ्रीडम की बात करी गई है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में एक इनहेरेंट राइट भी है, जिसको बोला गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करी गई, ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा गया है कि प्रेस की फ्रीडम के बारे में, मतलब कहीं पे भी नहीं लिखा है, बट इट इज़ अ इनहेरेंट राइट ऑफ द प्रेस। कहीं प्रेस की फ्रीडम के बारे में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। ये आर्टिकल 19 से ही प्रेस, अब प्रेस मतलब प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, डिजिटल मीडिया भी हो सकता है। आजकल तो बहुत सारे चैनल्स हो गए, बहुत सारे मीडियम हो गए, प्लेटफॉर्म हो गए जो न्यूज़ और अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ इंक्लूडेड विद इन दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ही ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करी गई है। तो अगर पूछा जाए कि क्या कोई डायरेक्ट प्रोविज़न है, तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविज़न, ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट ने 2005 में एक एक्ट पास करके राइट टू इन्फॉर्मेशन लोगों को दिया था। और इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा क्या है कि आपको कभी भी सरकार से किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए हो, यू कैन सीक। अगर किसी सिटीज़न को कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो ही कैन राइट एन एप्लीकेशन
किसको लिखेंगे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को या फिर असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को। इनको अपॉइंट करा जाता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, और हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम उनसे ले सकते हैं। उसके बदले एक नॉमिनल फ़ीस वगैरह पे करनी होती है, एंड यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। कि अगर के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अभी एक रिसेंट का एक एग्ज़ाम्पल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, जिसमें जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको अगर कोई डोनेशन देना चाहता है, कोई फंड करना चाहता है, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज़ कर सकता है। तो इसी में कुछ लोगों ने आरटीआई फाइल करा था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा फंड्स मिल रहे हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। ऐसे ही कई बार इन्फॉर्मेशन अगर हमें अलग अलग तरीके से मंत्री की हमें इनकम की भी जानकारी लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत इम्पोर्टेंट था, 2005 में आया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब हमें जो राइट डिस्कस करना है। अच्छा, हमने कल एक बताया था कि हर एक राइट के साथ लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। तो जो हमारा ये जो राइट टू फ्रीडम था आर्टिकल नंबर 19, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि कब आर्टिकल 19, नॉट जस्ट आर्टिकल 19, कई आर्टिकल्स, कई फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट रोक सकती है। मतलब कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट को रोकना पड़ता है, रोक लगानी पड़ती है। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिकली कंडीशन, जैसे अगर कभी इमरजेंसी इंडिया में लग जाए। इमरजेंसी क्या होती है, हम आगे के आने वाले क्लासेस में या हायर क्लासेस में यू विल स्टडी, इंडिया में 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जब भी कभी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, स्पेशली नेशनल इमरजेंसी, तो उस केस में आर्टिकल 19 को सस्पेंड करा जा सकता है। इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, जैसे हमने कल भी बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि एक बार मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको गवर्नमेंट रोक सकती है। तो द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगर कभी भी गवर्नमेंट को लगेगा कोई ख़तरा है या नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो ये 2 कीवर्ड हैं, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और नेशनल इंटरेस्ट। तो उस केस में आर्टिकल 19 पे, यानी कि आपको कुछ भी बोलने का जो राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उस पर रोक लगाया जा सकता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उस पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे अभी कोविड, हम सब ने कोविड देखा, कोविड के टाइम पीरियड पे सिर्फ़ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वाली ही चीज़ें चलाई जा रही थी। लोगों का मूवमेंट रोक दिया गया था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और अगर कुछ लोगों को अलाउ भी करा गया था तो उनको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी था। तो इस तरीके की रोक, रिस्ट्रिक्शंस, इसको कहा जाता है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं और हमेशा लगाई जा सकती हैं। कभी भी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन कोविड जैसी कभी भी आएगी तो गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स को रोक सकता है। तो उस केस में ये इलीगल नहीं माना जाएगा। इसी तरीके कई लॉज़ हैं गवर्नमेंट के पास जिनका इस्तेमाल करके वो ये कर सकती है, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभी आगे हम देखेंगे। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जैसे हमने देखा था कोविड के टाइम पीरियड पे डॉक्टर्स, मेडिकल सर्विसेज या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कुछ स्पेशली उनको छूट दी गई थी। वो अपनी जैसे गाड़ी पे उन्होंने लगा के रखा हुआ था ऑन ड्यूटी, इस तरीके से करके, तो उस तरीके के व्हीकल्स पे कोई रोक नहीं थी, उस तरीके की सर्विसेज पे कोई रोक नहीं लगाई थी गवर्नमेंट ने। डॉक्टर्स, नर्सेज, ये सब आराम से आ जा सकते थे, लेकिन बाकी लोगों को, ताकि वो कोविड ना फैले, उन लोगों के मूवमेंट को रोकने के लिए ये लॉ यूज़ करा गया था। आगे हम बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। मतलब अगर कभी किसी पर्सन को अरेस्ट करा गया है तो उस केस में उस अरेस्ट पर्सन के पास क्या राइट्स हैं। पहला राइट क्या है, अगेंस्ट अ ग्रेटर पेनल्टी देन व्हाट इज़ प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ, दैट इज़ लॉ इज़ प्रोहिबिटेड। व्हाट डज इट मीन, कि अगर किसी को कोई सज़ा दी गई है तो उस सज़ा, अगर किसी ने कोई गलती करी है, कोई क्राइम करा है, तो उस क्राइम की जो सज़ा है उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। दैट इज़ द मीनिंग है कि अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम, जो उस क्राइम की सज़ा है उससे ज़्यादा उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो ये पहली प्रोटेक्शन है। दूसरी है, नो वन कैन बी पनिश्ड और प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। अगर किसी ने एक बार गलती करी है तो उसको दोबारा उसी चीज़ के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए है। सिविल लॉज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सिविल लॉज मतलब जैसे अगर किसी
ऑफिस में किसी ने अगर गलतियां करी हैं तो उसको ज़रूर सज़ा दी जा सकती है, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस। तो नो वन कैन बी पनिश्ड और प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। देन नेक्स्ट है अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू विटनेस इन द केस। मतलब अगर किसी, व्हाट डज इट मीन, कि किसी भी पर्सन को खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता है। तो ये पॉइंट समझना ज़रूरी है यहाँ पे कि किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं करा जा सकता है कि वो अपने अगेंस्ट खुद गवाही दे, तो इसको इलीगल माना गया है। तो ये 3 हमें प्रोटेक्शन दी गई हैं। सिटीजन्स के पास ये प्रोटेक्शन है, अगर कभी वो अरेस्ट होते हैं उनके पास ये लॉ, ये पावर्स दी गई हैं। देन नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट कम्स अंडर आर्टिकल 21। और ये जो लाइफ, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ एक बहुत वाइडर एक्सप्रेशन है। इसमें बहुत मल्टीपल राइट्स है, इसमें तो बुक में नहीं दिया हुआ है, बट राइट टू लाइफ में जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, राइट टू स्लीप, और तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो इस तरीके से बहुत सारे राइट्स हमें आर्टिकल 21 के अंदर देखने को मिलते हैं। जो जितनी भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे जितने भी पॉसिबल है, वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ, वो सब राइट टू लाइफ का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा राइट है आर्टिकल नंबर 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब यहाँ पे 2 केसेस हैं। एक होता है ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, यानी कि जब किसी पर्सन को ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में अरेस्ट करा गया है, और दूसरा है जब प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है। जब ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में किसी पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो उस अरेस्टेड पर्सन के पास कुछ राइट्स होते हैं। क्या राइट्स हैं? कि उसको बताया जाएगा कि उसने ऑफेंस, व्हाट इज़ हिज ऑफेंस, मतलब गलती क्या करी उसने, क्राइम कौन सा करा है, किस क्राइम में उसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा है कि जैसे ही उसको अरेस्ट करा जाएगा तो विद इन 24 आवर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने, यानी कि डीएम के सामने प्रेजेंट करना होता है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दैट इज़ इलीगल, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। तो रिमेंबर दिस क्राइटेरिया 24। और अगर हमें 24 से ज़्यादा कस्टडी में रखना है, पुलिस की कस्टडी में उस पर्सन को रखना है, तो फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट होगी। मजिस्ट्रेट का मतलब डीएम। डीएम कौन होता है? एक आईएएस ऑफिसर होता है। देन राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, तो मतलब पुलिस लॉयर से बात करने से रोक नहीं सकती है। अगर किसी को गिरफ्तार करा है पुलिस ने, तो पुलिस, तो उस पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपने लिए अपने लॉयर को, अपने लिए लॉयर हायर कर सकता है। ये राइट दिया है संविधान ने उसको। तो ये तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो गई। ऑर्डिनरी, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? जब किसी चीज़ पे, जब किसी को शक के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन किसी को अरेस्ट करा गया है, लेकिन वो एक्चुअली में क्राइम नहीं हुआ है, अभी क्राइम करने से किसी को रोका जा रहा है, उसके लिए किसी को अगर अरेस्ट करा गया है, किसी को शक के बेसिस पे अरेस्ट करा गया है, तो इसको कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में क्या है कि उसको 3 महीने तक कस्टडी में रखा जा सकता है, एंड दैट टू विदाउट ट्रायल्स। मतलब उसका कोई केस भी नहीं होगा, सुनवाई भी नहीं होगी, विदाउट ट्रायल 3 मंथ तक रखा जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। इसके बाद क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन में? इसमें भी जो एक्यूज़ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन को अक्यूज़ मान लिया गया, अक्यूज़ नहीं है अभी वो, इट इज़ जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर, उसको हम क्राइम करने से रोक रहे हैं। और आगे क्या है कि अगर हमें डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा बढ़ानी है, तो उस केस में एडवाइज़री बोर्ड, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनसे हमें कंसेंट लेना पड़ता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि अगर कभी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंशन कराना है, मतलब अगर किसी को 3 महीने से ज़्यादा डिटेन रखना है, एक किसी जगह पे रखना है, बंद रखना है, तो उस केस में हमें एडवाइज़री बोर्ड की सहमति लेनी होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें याद रखनी है। एक लास्ट पॉइंट है कि ग्राउंड्स ऑफ द डिटेंशन, मतलब जिसको हमने डिटेन करके रखा उसको हम ग्राउंड्स बता भी सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ग्राउंड्स नहीं भी बताया जाता है फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें लग रहा है कि कोई बॉम्ब बना रहा है या कोई बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लग गई, तो उन लोगों को एक अनजान जगह पे रखा जा सकता है, किसी को ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन कि वो प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी तरीके का, या
ऐसा पता चलता है कि कोई कोई तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है। मान लो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया में बहुत सारी, तो वो नरेंद्र मोदी, लेट्स से मतलब एग्जाम्पल है, कोई ऐसे लिटरली ना ले ले। जैसे अगर कोई नरेंद्र मोदी सरकार को गिराना चाहता है और उसकी प्लानिंग करी जा रही है, और प्लानिंग में उनका असैसिनेशन प्लान करा जा रहा है, तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए, प्लानिंग करने के लिए कोई क्राइम नहीं है, लेकिन उसको रोकने के लिए ये चीज़ करी जा सकती है कि उनको अरेस्ट करा जा सकता है फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड, कि 15 अगस्त को हम लोग ये प्लानिंग करेंगे, तो 15 अगस्त तक क्या करा जाएगा, 15 अगस्त तक उन लोगों को डिटेन रख दिया जाएगा। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 23 एंड 24 की। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। इसमें दो राइट्स हैं, एक तो 23 है, 23 टॉक्स अबाउट स्लेवरी। अब एक्सप्लॉइटेशन है, तो एक्सप्लॉइटेशन का मतलब जब हम किसी का मिसयूज़ करते हैं, किसी इंडिविजुअल का मिसयूज़ करते हैं। अब मिसयूज़ किस तरीके से, तो आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट स्लेवरी, बेगरी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी कि किसी से ज़बरदस्ती मनमाना काम करवाना, वो क्या है, फोर्स लेबर है। और एक टर्म बहुत गांव में यूज़ करा जाता था, बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी कराना एक इल्लीगल काम है, अगर कोई कराता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है, उस केस में बहुत कड़ी सज़ा दी जाती है। अब तो ये बैन हो गया है, स्लेवरी और फोर्स लेबर बंद है। एक और इसमें टर्म यूज़ करा गया है, ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग क्या होता है, जब सेल और परचेज़ करी जाती है ह्यूमन बीइंग की, एंड स्पेशली वुमेंस की। तो ये जो आर्टिकल 23 है ये प्रोहिबिट करता है, इट प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ वुमेन और गर्ल्स फॉर द इमोरल पर्पसेस। तो इट सेव्स द ह्यूमन फ्रॉम स्लेवरी, बेगरी, फोर्स लेबर, ट्रैफिकिंग। ये बहुत कॉमन चीज़ें होती थी, लेकिन इस लॉ, इस एक्ट के बाद, इस आर्टिकल में जो ये प्रोटेक्शन दी गई है, तो इस आर्टिकल का यूज़ करके गवर्नमेंट बहुत बार ट्रैफिकिंग को रोका गया है, और ये ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा इशू है कई एरियाज़ में इंडिया के। तो दैट इज़, बस इसमें इतना ही याद रखना है, ये कुछ टर्म्स याद रखने हैं। स्लेवरी, बेगरी, फोर्स लेबर क्या होता है, डिफ़ाइन नहीं करा गया तो पूछा भी नहीं जाएगा। और ट्रैफिकिंग क्या होती है, तो ट्रैफिकिंग इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। देन आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन का मतलब बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज। और कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ, अगर किसी का कोई फैमिली बिजनेस है, जैसे किसी का कढ़ाई बुनाई का काम है, मतलब ऐसे वर्क जो हैज़ार्डस नहीं है, उन कामों में चिल्ड्रंस को एम्प्लॉय करा जा सकता है। लेकिन ऐसे काम जो कि हैज़ार्डस हैं बच्चों के लिए, उन एक्टिविटीज़ में चिल्ड्रंस को एम्प्लॉय नहीं करा जा सकता। इसीलिए रोक लगाई गई है, कहाँ पे, फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन। द प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर हैज़ ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। तो आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर कराने पे 10-20 हज़ार की सज़ा है, और अगर दोबारा क्राइम रिपीट होता है तो ये जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब अगर कोई पहली बार चाइल्ड लेबर में पकड़ा गया है तो शायद 6 महीने से 1 साल की सज़ा है, और फ़ाइन भी। उसके बाद दोबारा अगर वो करता है तो डबल फ़ाइन होता है और डबल जेल भी होती है। तो ये इतने आर्टिकल हमने आज डिस्कस करे हैं, आर्टिकल 20 और कुछ लिमिटेशंस हमने देखी। आर्टिकल 21, 22 देखा, जिसमें हमने 2 ऑर्डिनरी और प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला केस देखा। फिर हमने एक्सप्लॉइटेशन में बताया दो तरीके के आर्टिकल हैं, 23 और 24। 23 में स्लेवरी, बेगरी और फोर्स लेबर की बात करी गई है, और 24 में चिल्ड्रन ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन को भी डिफ़ाइन करा गया है जिनकी एज 14 ईयर से कम है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस क्या हम कर पा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें MCQ में जो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सैलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या सैलियंट फीचर्स हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिंगल सिटीजनशिप, ऑल ऑफ द अबव। इसमें कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी करा जा सकता है, येस, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैन एन्जॉय ऑल द प्रिविलेज। ये हमने बताया था कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो सारे राइट्स इन्जॉय करता है एक्सेप्ट द
वो क्या है वो बताना है ऑप्शंस देख करके। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ अ पर्सन इज डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन करा गया है, सच अ पर्सन कैन बी केप्ट इन कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मच टाइम, कितने टाइम पीरियड के लिए उसको रखा जा सकता है। ये हमने अभी डिस्कस करा था, आज ही डिस्कस करा कि अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में अरेस्ट करा गया या डिटेन रखा गया है तो उस केस में कितना टाइम तक उसको डिटेन रखा जा सकता है, कितने मंथ तक रखा जा सकता है, 4, 6, 3, 12, ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। देन क्वेश्चन नंबर 5, यस क्वेश्चन नंबर 5 भी हो सकता है। सी क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द सेम। अब इसमें बताना है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, तो इसमें से कौन सा प्रोविज़न उसी से रिलेटेड है। ए, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया कैन बी ईदर अ सिटीजन ऑफ स्टेट ऑफ द डोमिसाइल और ऑफ इंडिया। All citizens, irrespective of the state of their domicile, are the citizen of India. All Indians living in India are the citizen of India, even if they are not born in India. All citizens of the neighboring countries living in India are Indian citizen. अब इसमें बताना है क्या करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। इफ़ अ मेल एंड अ फीमेल आर सिलेक्टेड फॉर द सेम पोस्ट बट फीमेल कैंडिडेट गेट्स लेस सैलरी, ठीक है, अगर मेल और फीमेल दोनों ही सेम पोस्ट के लिए सेम पोस्ट पर हैं और लेकिन उसमें विमेन की सैलरी फीमेल की सैलरी कम है, देन विच ऑफ हर फॉलोइंग राइट्स इज डिस्क्रिमिनेटेड, कौन सा राइट उसका डिस्क्रिमिनेट हुआ है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कौन सा राइट डिस्क्रिमिनेट हुआ है इसका। तो ये क्वेश्चन बताना है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये छोड़ करके बाकी आपको ऑल राइट 1, 2, 3, 5, 6 इतने बताने हैं। 1, 2, 3, 5 एंड 6। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।